ये कहानी सीलमपुर गांव की है, जिसमें एक बार एक जंगल से दो सहेलियां बसंती और पूजा गुजर रही होती है कि तभी वो देखती है कि कुछ लकड़हारे जंगल के पेड़ों को काट रहे हैं। लकड़हारों को ऐसा करता देख बसंती को बहुत गुस्सा आता है। चल पूजा, जल्दी से जाकर उन पेड़ों की जान बचा लेते हैं, नहीं तो ये सभी मासूम पेड़ों को काट डालेंगे। अरे छोड़ना बसंती, क्यों फालतू में तो इनके बीच में पड़ रही है। आज तो इन्हें भगा देगी तो कल ये दोबारा आ जाएंगे। आखिर हम कब तक इन्हें रोकेंगे। कोई बात नहीं, मैं तो चली इनकी जान बचाने। इतना कहकर पूजा उन पेड़ों की जान बचाने के लिए जाती है। वहीं दूसरी तरफ बसंती वापस गांव की तरफ जाने लगती है। क्यों लकड़हारो, तुम इस तरह से हरे भरे पेड़ को क्यों काट रहे हो? ये कानूनी अपराध है। ओए पागल लड़की, तू यहाँ जंगल में क्या कर रही है? और तू हमें मत बता कि हमें क्या करना है। तेरी खैरियत इसी में है कि तू अभी के अभी यहाँ से चली जा। तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी धमकी से डर जाऊंगी। तुम्हें अभी ये जंगल छोड़कर जाना होगा, नहीं तो मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगी। तुझे क्या लगता है तू यहाँ जोर जोर से चिल्लाएगी और तुझे कोई बचा लेगा? इस सुनसान जंगल में तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। अभी भी समय है, चली जा यहाँ से। इस तरह बसंती लकड़हारे को रोकने की लाख कोशिश करती है, परंतु कोई नहीं रुकता। अंत में बसंती एक पत्थर उठाकर लकड़हारे को मार देती है। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वे उसे मारने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठा लेता है। लकड़हारा बसंती की तरफ आगे आ रहा होता है कि तभी गांव वाले बसंती को बचा लेते हैं। दरअसल पूजा उन चोरों को पकड़ने के लिए गांव वालों को बुला लाई थी। इस तरह समय रहते बसंती और पूजा हरे भरे पेड़ों को कटने से बचा लेती है। ये सब देखकर वहाँ खड़ा एक पेड़ अपना रूप बदल लेता है और बोलने लगता है। धन्यवाद गाँव वालों, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। दरअसल मैं एक जादुई पेड़ हूँ और आज से मैं तुम सभी गाँव वालों की मदद किया करूँगा। ये सुनकर जादुई दूसरा पेड़ भी अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है, अरे जादुई पेड़, तुम क्यों इन गाँव वालों की मदद करने पर तुले हो? क्या तुम भूल गए, यही गांव वाले हमारे जंगल से हरे भरे पेड़ काटते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं। मेरी बात मानो, इनकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये लोग तो बहुत ही भोले और अच्छे दिल के इंसान हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर वो जादुई केक का पेड़ एक केक के घर में बदल जाता है। आज से तुम गाँव वालों मेरे इस घर में आ सकते हो। इस घर में तुम्हें अपनी जरूरतों का सभी सामान मिल जाएगा और किसी को भी गरीबी में नहीं रहना पड़ेगा। बसंती और पूजा उस दिन से उस केक के घर में रहने लगती है। वो केक का घर बसंती और पूजा को उनकी जरूरतों का सभी सामान दिया करता था। बसंती और पूजा जो भी उस जादुई घर से मांगती, जादुई केक का घर उनकी हर एक मुराद पूरी कर दिया करता था। बसंती और पूजा बहुत ही नेक दिल लड़की थी, इसीलिए वो गांव वालों को भी उस घर से चीजें लेने के लिए दिया करती थी। उस जादुई केक के पेड़ के पास जो कोई भी आता, कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता था। लेकिन उस जादुई केक के पेड़ के पास एक दूसरा घमंडी केक का पेड़ भी था। वो जादुई केक के पेड़ को ये सब करता देख बहुत गुस्सा रहता था। घमंडी केक के पेड़ से ऐसा नहीं देखा जाता था और जो भी उसके पास मदद मांगने आता, वो घमंडी केक का पेड़ उसे बहुत खरी खोटी सुनाता था और किसी की भी मदद नहीं किया करता था। एक दिन की बात है, बसंती किसी काम से दूसरे गांव गई हुई थी। बसंती जब वापस लौट रही होती है तो उसे एक बूढ़े बाबा मिलते हैं जो बसंती से मदद मांगते हैं। मेरी प्यारी बेटी, मैं बहुत थक गया हूँ और मैंने बहुत दिनों से भरपेट खाना भी नहीं खाया है। क्या तुम मुझे 2 रोटी खिला सकती हो? हाँ, क्यों नहीं बाबा जी। अगर आपने कई दिनों से खाना नहीं खाया तो आप मेरे साथ चल सकते हो। आज से आप मेरे ही घर में रहना। इसके बाद बसंती बाबा जी को अपने साथ जादुई केक के पेड़ के पास ले जाती है। अभी बूढ़े बाबा जादुई घमंडी केक के पेड़ के पास पहुंचकर कहते हैं, ये पेड़ किसका है? ये तो दिखने में बहुत ही सुंदर है। क्या यही जादुई केक का पेड़ है? हाँ बाबा जी, ये जादुई भी केक का पेड़ है, परंतु ये किसी की मदद नहीं करता और सभी को डांटता है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने अच्छे वाले जादुई पेड़ के पास ले जाती हूँ, तो आपकी मदद जरूर करेगा। बसंती का व्यवहार देखकर बूढ़े बाबा बहुत खुश होते हैं और उसे बहुत दुआएं देते हैं। इसके बाद बसंती बूढ़े बाबा को उनका कमरा दिखा देती है। इस तरह उस दिन के बाद बूढ़े बाबा भी उसी घर में रहने लगते हैं। एक दिन विकास नाम का एक लड़का उस जादुई घमंडी केक के पेड़ के पास जाकर मदद मांगने लगता है। विकास ने जादुई पेड़ के बारे में बहुत सुना था। वो कहता है, हे जादुई पेड़, मैं बहुत गरीब हूँ। 2 दिनों बाद मेरी बेटी की शादी है। मेरे पास उसकी शादी के लिए रुपए नहीं है। आपके बारे में मुझे मेरी पत्नी ने बताया था, प्लीज मेरी मदद कीजिए। विकास की बात सुनकर घमंडी केक का पेड़ कहता है, मेरे पास तुमसे बात करने के लिए फालतू समय नहीं है। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो अभी अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हें करंट के झटके दूंगा।
मैंने क्या यहाँ कोई अनाथ आश्रम खोल रखा है जो हर कोई गांव वाला मुझसे मदद मांगने चले आता है? ये सब सुनने के बाद विकास वहाँ से निराश होकर जा रहा होता है कि तभी बसंती उसे रोक लेती है। क्या हुआ चाचा जी, आप इस तरह से उदास होकर क्यों जा रहे हैं? इसके बाद विकास उसे सारी कहानी बताता है। ये सब सुनने के बाद बसंती उसे अपने जादुई घर में ले जाती है। जादुई घर विकास को ढेर सारे सोने के सिक्के लाकर देता है, जिसके बाद विकास बहुत खुश होता है। इसी तरह और भी दिन बीत जाते हैं। घमंडी केक का पेड़ हर किसी को इसी तरह बिना किसी मदद किए भगा दिया करता था। वहीं दूसरी तरफ दूसरा जादुई केक का पेड़ और भी नरम और दयालु हो गया था। जादुई केक का घर लोगों की बहुत मदद किया करता था। तभी एक दिन एक चुड़ैल को जादुई केक के पेड़ के बारे में पता चलता है। चुड़ैल सही मौका देखकर अगले दिन वो पेड़ काटने चली आती है। पेड़ चुड़ैल से बचने के लिए हर संभव प्रयास करता है, परंतु चुड़ैल बहुत शक्तिशाली थी, जिस कारण वो पेड़ बच नहीं पाता। इसके बाद चुड़ैल वो पेड़ काटकर अपने साथ ले जाने की सोचती है। चुड़ैल वो जादुई पेड़ काटने वाली होती है कि तभी पीछे से आकर बसंती और पूजा चुड़ैल को बंदी बना लेते हैं और उससे उसकी जादुई छड़ी छीन लेते हैं। जादुई छड़ी के न होने की वजह से चुड़ैल के पास शक्तियाँ नहीं होती और वो अपने आप को नहीं छुड़वा पाती है। इसके बाद गांव वाले एक पंडित को बुलाकर गांव में हवन कराते हैं और थोड़ा गंगा जल लेकर चुड़ैल पर छिड़क देते हैं। पंडित के ऐसा करते ही चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। इस तरह अंत में जादुई घमंडी केक के पेड़ की जान बच जाती है। गांव वालों के द्वारा अपनी जान बचाई जाने के कारण जादुई घमंडी केक के पेड़ को बहुत शर्माती है और वो अपनी गलतियों पर माफी मांगता है। इसी तरह उस दिन के बाद जादुई दूसरा केक का पेड़ भी लोगों की मदद करने में लग जाता है। अब गांव वालों के पास जादुई 2 केक के पेड़ हो गए थे। इस तरह उस दिन के बाद वो दोनों गांव वालों के साथ हंसी खुशी से रहने लगते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में जानकी अपने बीमार पिताजी भोलाराम और अपनी छोटी बहन राखी के साथ रहा करती थी। भोलाराम की तबीयत पिछले 3 महीनों से खराब चल रही थी। एक दिन जानकी अपने पिता भोलाराम के लिए खाना लेकर आती है और उन्हें खाना देते हुए बोलती है, पिताजी उठ जाइए, दवाई खा लीजिए। आप कितना सोएंगे? दवाई खाने का टाइम हो रहा है, जल्दी उठ जाइए। तभी राखी स्कूल से आती है और बोलती है, पिताजी देखिए, मैं स्कूल से पढ़कर आ गई हूँ। पिताजी आपको पता है, आज टीचर ने मुझे पिताजी के ऊपर निबंध लिखने के लिए बोला था। मैंने बहुत अच्छा निबंध लिखा है। टीचर ने मेरी बहुत तारीफ करी और सभी बच्चों से तालियां भी बजवाई। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन सा निबंध लिखा। राखी, तुम्हें अभी निबंध की पढ़ी है? मैं पिताजी को कितनी देर से उठा रही हूँ, वो उठ ही नहीं रहे हैं। अच्छा दीदी, मैं उठाती हूँ। पिताजी, पिताजी उठ जाइए, देखिए मैं स्कूल से आ गई हूँ। जानकी और राखी के बार बार उठाने पर भी उनके पिता नहीं उठते हैं, जिसके बाद वो दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उन दोनों की रोने की आवाज सुनकर पड़ोस की शोभा आंटी उनके घर आती है और बोलती है, क्या हुआ, तुम दोनों इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो? आंटी देखिए ना, पिताजी को क्या हो गया है, हम इतनी देर से उठा रहे हैं, वो तो उठ ही नहीं रहे हैं। राखी के ऐसा कहने पर शोभा राखी के पिताजी को देखती है और बोलती है, बच्चों अब तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। ये बात सुनकर दोनों बहनें सिसकियां मारते हुए रोने लगती है और जैसे तैसे अपने पिता का अंतिम संस्कार कर देती है, जिसके बाद दोनों बहनें अनाथ हो जाती है। उन दोनों बहनों के पास खाने तक के पैसे नहीं होते। जो पैसे उनके पास पड़े थे वो उनसे अपने पिताजी का अंतिम संस्कार कर देती है। तभी कुछ दिनों तक तो उन दोनों बहनों पर तरस खाकर आस पड़ोस के लोग उन्हें खाना खिला देते हैं। ऐसा कुछ दिनों तक तो चलता रहता है, लेकिन ज्यादा दिनों तक उन दोनों बहनों को कोई खाना नहीं देता, जिसके बाद वो दोनों बहनें घरों में जाकर खाना मांगने लगती है। आंटी, हम दोनों बहनों को कुछ खाने को मिलेगा? हमने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, हमें बहुत भूख लगी है। यहाँ पर कोई धर्मशाला खुली हुई है क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती खाना मांगते हुए? थोड़े दिनों तक तो हमने सोचा कि बच्चे हैं खाना खिला देते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत शर्म बची है तो अपने आप कमा कर खाना सीखो। अपनी पड़ोसन आंटी की कड़वी बातें सुनकर उन दोनों को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचने के बाद वो दोनों बहनें खाना बनाने के लिए थोड़ा बहुत राशन ढूंढती है, लेकिन उनको सारे बर्तन खाली मिलते हैं। हे भगवान, हमारे घर में तो दाल चावल का एक दाना भी नहीं है कि हम उनको बनाकर खा पाए। भगवान ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। हमारे पास हमारे पिता का ही सहारा था, वो भी हमसे छीन लिया है। क्या हुआ दीदी, आपने कुछ भी नहीं बनाया अभी तक? नहीं बहन, घर में तो कुछ भी नहीं है। तो क्या दीदी, अब हम भूखे ही मर जाएंगे? नहीं मेरी बहन, मैं कुछ सोचती हूँ। ऐसा बोलकर जानकी कुछ सोचने लगती है। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है और वो बोलती है, राखी, हम जंगल की लकड़ियाँ काट कर लेकर आएंगे और उन्हें बाजार में बेचेंगे। साथ में हम लकड़ियों से फर्नीचर का सामान भी बनाएंगे। मैंने पिताजी को देखा था, वो कैसे टेबल कुर्सी बनाते थे। मैं किसी तरह कोशिश करूंगी, 1-2 बार तो गलतियां होगी,
लेकिन धीरे धीरे मैं बनाना सीख जाऊंगी। ठीक है दीदी, हम अभी से काम शुरू करते हैं। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आज मैं बिना खाना खाए नहीं सो पाऊंगी। ऐसा बोलकर वो दोनों बहनें जंगल की तरफ निकल जाती है और लकड़ियाँ काटने लगती है। लकड़ियाँ काट कर वो दोनों बहनें बाजार में बेचती है और साथ में वो दोनों बहनें अपने घर के बाहर एक पोस्टर लगा देती है, जिस पोस्टर को देखकर सभी लोग अपने घर का फर्नीचर बनवाने उन दोनों के पास आते हैं और बोलते हैं, बेटा मैंने तुम्हारे घर के बाहर पोस्टर देखा, क्या तुम सच में टेबल कुर्सी बना लेती हो? जी ठीक है बेटा, तुम मेरे लिए टेबल कुर्सी का पूरा सेट बना देना, मुझे अपनी बेटी की शादी के दहेज में देना है। ठीक है अंकल जी, मैं आपका ये ऑर्डर 2 दिन में पूरा कर दूंगी। ऐसा कहकर जानकी टेबल कुर्सी बनाना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ राखी पढ़ाई करती है और पढ़ाई करने के बाद अपनी बहन की मदद करवाती है। 2 दिन बाद कुर्सी टेबल का सेट बनकर तैयार हो जाता है। जानकी का बनाया हुआ टेबल कुर्सी का सेट श्याम को बहुत पसंद आता है, इसीलिए श्याम जानकी को उसकी मेहनत के हिसाब से अच्छे पैसे देकर चला जाता है। धीरे धीरे करके ऐसे ही सभी लोग अपने फर्नीचर का सामान बनवाने के लिए जानकी के पास आया करते हैं, जिसकी वजह से अब उनकी आर्थिक हालत काफी अच्छी हो जाती है। जिसके बाद जानकी अपनी बहन को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देती है और उसकी पढ़ाई फिर से शुरू करवा देती है। ऐसे ही वक्त बीत रहा होता है। अब दोनों बहनें बड़ी हो चुकी थी। राखी का स्कूल खत्म हो जाता है और अब वो कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। जानकी अब तक फर्नीचर का काम करके ही अपने घर का और अपनी बहन की पढ़ाई का खर्चा उठा रही थी। तभी एक दिन राखी जानकी के पास आती है और बोलती है, दीदी मैंने सुना है हमारे गांव में कला प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता में शहर के बड़े बड़े लोग हिस्सा लेने आ रहे हैं। क्यों ना आप इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले? और आपको कितना अच्छा कारपेंटर का काम आता है। अगर आपने इस प्रतियोगिता को जीत लिया तो आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है राखी, तो चिंता मत कर, मैं इस प्रतियोगिता में जरूर भाग लूंगी और जीत कर दिखाऊंगी। ऐसा कहकर जानकी जंगल चली जाती है और जंगल से बहुत सारी अच्छी अच्छी लकड़ियाँ काट कर ले आती है और 3 दिन के अंदर वो बहुत सुंदर और फैंसी टेबल कुर्सी के सेट बनाती है। ये देखकर उसकी बहन राखी बोलती है, दीदी आपने तो बहुत ही सुंदर टेबल कुर्सी के सेट बनाए हैं। सचमुच ये देखकर मुझे लगता है आप इस प्रतियोगिता को जीतेंगी। पर दीदी इनको बनाने में आपको कितनी मेहनत लगी होगी ना? मेहनत तो लगी है, लेकिन क्या करूं, अगर हमें कुछ पाना है तो उसके लिए मेहनत करना ही होगा। अगले दिन जानकी और राखी अपने टेबल और कुर्सी को लेकर प्रतियोगिता में पहुंच जाते हैं। उनके टेबल कुर्सियां बहुत ही सुंदर और आकर्षक थे, इसीलिए कुछ लोग उन्हें देखकर बातें बनाने लगते हैं। अरे भाई देख, देखने में ये कितनी छोटी है, लेकिन टेबल कुर्सी तो देखो ऐसे बनाया है जैसे सचमुच यही कारपेंटर हो। हाँ भाई, बहुत ही जबरदस्त लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो ये जीत जाए। भाई लगता तो है यही जीतेगी, क्योंकि एक तो दिखने में छोटी है, ऊपर से कमाल की चीज भी बनाई है। जस्ट तो इनको ही जिताएंगे। कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बुरा हो जाए। जब वो दोनों बहनें अपना अपना मेकअप कर रही होती है, तभी प्रशांत चुपके से उनकी कुर्सी और टेबल को बदल देता है। वो दोनों बहनें मेकअप में इतना व्यस्त थी कि उन दोनों को इस बात की खबर नहीं लगती। तभी कंपटीशन शुरू हो जाता है। तभी वो दोनों बहनें अपने टेबल और कुर्सी के पास जाती है, लेकिन उनकी टेबल और कुर्सी वहाँ पर नहीं दिखाई देती, बल्कि उनकी टेबल कुर्सी की जगह कोई और कुर्सी रखी हुई थी। ये देखकर राखी रोने लगती है और बोलती है, दीदी आपने मेहनत करके कितनी अच्छी टेबल कुर्सी बनाई थी, पता नहीं उसे कौन ले गया। अब तो हम ये कंपटीशन नहीं जीत पाएंगे। तू चिंता मत कर मेरी बहन, अभी तो हमारी बारी आने में 1 घंटा बचा है, मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगी। इतना कहकर जानकी वहाँ से चली जाती है और रास्ते में रोते रोते जा रही होती है। तभी एक परी प्रकट होती है और जानकी के सामने आती है और उससे बोलती है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अरे आप तो कोई परी लग रही है, सचमुच आप परी है क्या? हाँ मैं परी हूँ, मैं हर साल पृथ्वीलोक की सैर पर आती हूँ। आज जब मैंने तुम्हें रोते देखा तो तुम्हारे पास आ गई, बताओ क्या हुआ है? जानकी परी को सब कुछ बता देती है। जिसके बाद परी जानकी को नदी में जादुई पेड़ के बारे में बताती है। जानकी, यहाँ से दूर जंगल में एक नदी है, उस नदी के अंदर एक जादुई पेड़ प्रकट होता है, लेकिन तुम्हें उसके लिए परीक्षा देनी होगी। अगर तुम अपनी परीक्षा में सफल होती हो तो तुम्हें उस पेड़ से जादुई लिपस्टिक मिल पाएगी, जिस लिपस्टिक से तुम कुछ भी मांग सकती हो। ठीक है परी जी, मैं परीक्षा में सफल होने की कोशिश करूंगी। जानकी के ऐसा बोलने पर परी गायब हो जाती है। तभी जानकी परी के बताए अनुसार जंगल की नदी की तरफ निकल जाती है। थोड़ी देर बाद वो जंगल की नदी के पास पहुंच जाती है। तभी नदी से आवाज आती है, जानकी मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो, लेकिन मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। उसके बाद मैं तुम्हें अपनी नदी में प्रकट होने वाला जादुई लिपस्टिक के पेड़ से लिपस्टिक ले जाने दूंगा। अच्छा, तो तुम्हारे सामने ये 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजा है जिसमें बहुत सारी धन दौलत है और दूसरा दरवाजा है जिसमें एक बूढ़ी अम्मा है जो काफी समय से बीमार है। तो तुम कौन सा दरवाजा चुनना चाहोगी? नदी जी, मैं दूसरा दरवाजा चुनना चाहूंगी, क्योंकि मुझे मेरे पिता ने बताया था हमें बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, वो हमें बहुत दुआएं देते हैं। धन दौलत का क्या है, वो तो कुछ समय के लिए हमारे पास रहती है,
फिर खत्म हो जाती है। सचमुच तुम तो बहुत ही ईमानदार और नेक दिल लड़की हो। मुझे खुशी होगी अगर मैं तुम्हारी मदद करूं। मैं तुमसे खुश हूं, इसीलिए तुम मेरी नदी में प्रकट होने वाला जादुई लिपस्टिक के पेड़ से लिपस्टिक ले सकती हो। नदी के ऐसा बोलते ही नदी में एक पेड़ प्रकट होता है जिसमें बहुत सारी लिपस्टिक लगी होती है। जानकी उस पेड़ से एक लिपस्टिक ले लेती है और नदी को धन्यवाद करके वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर पहुँचते ही जानकी बोलती है, मुझे कितना समय हो गया है निकले हुए, मुझे जल्दी से प्रतियोगिता में पहुंचना होगा। इतना बोलकर जानकी जादुई लिपस्टिक से बहुत ही आकर्षित और सुंदर टेबल कुर्सी मांगती है, जिसके बाद वहां पर बहुत ही सुंदर टेबल और कुर्सी प्रकट हो जाते हैं। ये देखकर जानकी को लिपस्टिक के जादुई होने पर यकीन हो जाता है, जिसके बाद वो लिपस्टिक की जादुई मदद से सीधा प्रतियोगिता में पहुंचती है। किसी को भी ये पता नहीं चलता कि कुछ भी जादू हुआ है, सिर्फ और सिर्फ राखी को ही जादू दिखाई देता है कि उसकी बहन कैसे जादू से वहाँ प्रकट हो गई। वो अपनी बहन के साथ सुंदर से कुर्सी और टेबल देखकर खुश हो जाती है और अपनी बहन से बोलती है, दीदी आप सही समय पर आई हैं, इसके बाद हमारी बारी है। लेकिन ये सब जादू कहाँ से हुआ? अरे ये सब छोड़, पहले प्रतियोगिता खत्म होने दे, फिर मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी। तब स्टेज पर जानकी और राखी के नाम की अनाउंसमेंट होती है, जिसके बाद जानकी और राखी अपनी कला को दिखाने के लिए स्टेज पर कुर्सी और टेबल लेकर जाती हैं। उनकी कुर्सी और टेबल देखकर जज हैरान रह जाते हैं और ऑडियंस भी जोरदार तालियां बजाने लगती है। जिसके बाद थोड़ी देर में प्रतियोगिता का रिजल्ट भी आ जाता है, जिसमें राखी और जानकी पहले नंबर से जीतते हैं। उन्हें ट्रॉफी के साथ साथ 1 लाख रुपए मिलते हैं। वो दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं और खुशी खुशी घर आ जाती है। जिसके बाद जानकी राखी को जादुई लिपस्टिक के बारे में बताती है। राखी को जादुई लिपस्टिक के बारे में बिल्कुल विश्वास नहीं होता। वो अपनी बहन को जादुई लिपस्टिक के जादू को दिखाने के बारे में बोलती है। जिसके बाद राखी उस लिपस्टिक से एक सुंदर सी ड्रेस मांगती है। राखी के ड्रेस मांगते ही वहाँ पर ड्रेस प्रकट हो जाती है। ये सब देखकर राखी खुश होती है और इस तरह वो दोनों बहनें जादुई लिपस्टिक की मदद से हंसी खुशी अपना जीवन बिताती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट कर जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। कानपुर नाम के गांव में गीतांजलि अपनी ताई मनोरमा और उनकी बेटी मंजू के साथ रहती थी। गीतांजलि के माता पिता बचपन में उसे छोड़कर जा चुके थे। तब से गीतांजलि अपनी ताई के साथ रहा करती थी। गीतांजलि दिखने में बहुत ही सुंदर थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी ताई की बेटी मंजू दिखने में बहुत ही काली थी और मंजू का दिल भी उसकी तरह ही काला था। और वहीं गीतांजलि का दिल उसकी तरफ बिल्कुल साफ था। गीतांजलि मंजू को बिल्कुल अपनी सगी बहन की तरह प्यार करती थी और उसकी देखभाल करती थी। लेकिन मंजू गीतांजलि से बिल्कुल प्यार नहीं करती और उसकी सुंदरता से जलती थी। मंजू बिल्कुल नहीं चाहती थी कि गीतांजलि उसके घर में रहे, लेकिन मंजू अपनी माँ से डरती थी। मनोरमा गीतांजलि और प्रिया दोनों को ही एक समान प्यार करती थी, पर ये बात मंजू को पसंद नहीं थी। इसीलिए मंजू गीतांजलि को घर से भगाने के लिए नए नए तरीके अपनाती रहती थी। एक दिन मंजू गीतांजलि के कमरे में जाती है और बोलती है, तुझे बहुत ज्यादा घमंड है ना अपनी सुंदरता पर, और सभी लोग तेरी तारीफ करते हैं ना, पर तुझे अपने आप पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि तू एकदम मनहूस है। क्योंकि इस दुनिया में आते ही तूने अपने माँ पिता को खा लिया और अब मेरी माँ का प्यार भी मुझसे छीनना चाहती है, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। देख मैं तुझे अब कैसे अपने घर से निकलवाती हूँ। नहीं मंजू दीदी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ताई हम दोनों को एक समान ही प्यार करती है। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं और मंजू की शादी की उम्र हो जाती है। तभी उसकी माँ मंजू के पास आती है और बोलती है, लो मंजू बेटा, ये हल्दी का लेप तुम लगा लो, आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि आज भी वो तुम्हारे रिश्ते के लिए मना कर दे। माँ, जब तक गीतांजलि इस घर में है तब तक तो मेरी शादी बिल्कुल नहीं होने वाली है। जो भी कोई रिश्तेदार आते हैं सब गीतांजलि को ही पसंद करके चले जाते हैं। ये हल्दी लेप जाकर आप गीतांजलि को ही दे दीजिए। और ऐसे ही मंजू आए दिन गीतांजलि को परेशान करती रहती थी। कभी मंजू किचन में खाना बनाते समय गीतांजलि को परेशान करती, या कभी साफ सफाई करते समय बार बार कचरा करती, पर फिर भी गीतांजलि मंजू को कुछ भी नहीं बोलती थी। और फिर एक दिन मंजू को लड़के वाले देखने आते हैं और मंजू के रंग रूप को देखकर उसे रिजेक्ट कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर मनोरमा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि अब तक मंजू को कई रिश्ते वाले देखकर मना कर चुके थे। सभी उसे नापसंद कर रिश्ता तोड़कर चले जाते। मनोरमा अपनी बेटी का सोच सोचकर बहुत ज्यादा दुखी रहने लगती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। एक दिन मनोरमा गीतांजलि के पास आती है और बोलती है, गीतांजलि बेटा, तुम्हें तो पता ही है मंजू की शादी की उम्र हो चुकी है, पर जो भी लड़का मंजू को पसंद करने आता है वो तुम्हें पसंद करके चले जाता है। देखो गीतांजलि बेटा, तुम बुरा मत मानना, आज शाम को लड़के वाले फिर से मंजू को देखने के लिए आने वाले हैं। तुम बुरा न मानो
तो आज शाम को घर से कहीं बाहर जा सकती हो क्या? थोड़ी देर की बात है, क्या पता आज उसका ये रिश्ता पक्का हो जाए। ठीक है ताई, मैं ऐसा ही करूँगी। मैं कुछ देर के लिए शाम को पार्क ही चली जाऊंगी और ताई देखना, दीदी का रिश्ता पक्का होकर रहेगा। आप चिंता मत करो ताई। और कमरे की खिड़की पर ही खड़ी मंजू वो सारी बातें सुन रही थी। और फिर मंजू अपनी माँ की नजरों में गीतांजलि को नीचा दिखाने के लिए एक योजना बनाती है। देख गीतांजलि की बच्ची, आज मैं तेरी कैसे खाट खड़ी करती हूँ। माँ ने तुझे कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है ना। मैं तुझे माँ के हाथों घर से धक्के मारकर बाहर नहीं निकलवाया तो मेरा नाम भी मंजू नहीं। मंजू ये सब प्लान बना करके जोर जोर से हंसने लगती है। वहीं दूसरी तरफ गीतांजलि इस सब बात से बेखबर थी कि मंजू कौन सा प्लान बना रही है। और गीतांजलि शाम की तैयारी के लिए किचन में खाना बनाती है और घर को अच्छी तरह से साफ भी करती है और मंजू को तैयार करके शाम को पार्क की ओर निकल जाती है। और कुछ देर बाद लड़के वाले मंजू को देखने के लिए मंजू के घर आते हैं। अभी मंजू गीतांजलि को फोन लगाती है और कहती है, गीतांजलि तुम कहाँ पर हो? तुम्हें पता है क्या, माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है। तुम जहाँ कहीं भी हो जल्दी से घर आ जाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। मंजू दीदी, पर मैं तो ताई जी को घर पर बिल्कुल सही छोड़कर आई थी। उन्हें अचानक क्या हो गया? और आज तो आपको लड़के वाले देखने आने वाले हैं। क्या हुआ, सच बताओ। ताई ठीक तो है ना? तुझे पता है आज भी लड़के वाले मुझे रिजेक्ट करके चले गए, जिस कारण से माँ की तबीयत खराब हो गई है और माँ तुझे याद कर रही थी, इसीलिए मैंने तुझे फोन लगा लिया। गीतांजलि मंजू के फोन से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता और गीतांजलि बिना कुछ सोचे समझे घर की ओर निकल जाती है। और यहाँ मंजू का रिश्ता पक्का होने वाला होता है कि तभी दूसरी तरफ गीतांजलि आ जाती है। रिश्ते वाले गीतांजलि को देख लेते हैं। अरे ये कौन है? ये तो कितनी सुंदर है। आपने बताया नहीं मनोरमा जी अपनी दूसरी बेटी के बारे में। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? वो मेरा नाम गीतांजलि है, मैं मंजू की बहन हूँ। माँ मैं इस काली कलूटी से शादी नहीं करूँगा, मैं तो इस खूबसूरत लड़की से ही शादी करूँगा। हाँ जरूर बेटा। देखिए मनोरमा बहन, मेरे बेटे को गीतांजलि पसंद आ रही है और मैं भी अपने घर में एक चांद सा बहू लाना चाहती थी। ये मेरे देवर की बेटी है, इसके माता पिता बचपन में गुजर गए थे, तब से ये मेरे पास रहती है। आप वो सब छोड़िए, अभी तो मंजू की बात हो रही थी ना, तो मंजू का रिश्ता हम पक्का करते हैं। नहीं मनोरमा बहन, अब तो मेरे बेटे की शादी गीतांजलि से ही होगी और हमारे बेटे को भी गीतांजलि ही पसंद है। नहीं बहन जी, अभी गीतांजलि छोटी है, सबसे पहले मैं मंजू की शादी करूंगी, उसके बाद ही गीतांजलि की शादी करूंगी। अभी के लिए आप जाइए यहाँ से। ये सब सुनकर लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। लड़के वालों के जाने के बाद मनोरमा गुस्से से लाल पीली होकर के गीतांजलि की खूब पिटाई करती है और फिर बोलती है, गीतांजलि की बच्ची, आज तूने जो किया है उसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने गीतांजलि तुझमें और मंजू में कभी भेदभाव नहीं किया, तुम दोनों को एक समान प्यार किया। आखिरकार तुमने अपनी औकात दिखा ही दी ताकि मेरी बेटी की शादी ना हो पाए, इसीलिए तू यहाँ पर आई थी ना। मेरी वजह से मेरी मंजू को लगता था कि मेरी माँ का प्यार हमेशा बच रहा है। मैंने तुझे इतना प्यार किया, फिर भी तूने प्यार का ये सिला दिया। लेकिन तूने ये सब करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मंजू सही कहती थी, असली शादी का रोड़ा तो तू ही है। ताई जी मुझे अपनी सफाई पर एक मौका तो दीजिए, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। गीतांजलि तुम मेरी नजरों के सामने से दफा हो जा और कभी भी घर वापस लौटकर मत आना, वरना बहुत बुरा होगा। ये सब ठीक करके मंजू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और दूसरी तरफ गीतांजलि जंगल में एक झरने के किनारे जाकर बैठ जाती है। ना पिताजी, आपके जाने के बाद ताई ने मुझे बहुत प्यार किया, इसीलिए मुझे आप लोगों की बहुत कम याद आई, पर आज मुझे आप लोगों की बहुत ज्यादा याद आ रही है। आज मैं बहुत ज्यादा अकेली हो गई हूँ। कहाँ हो माँ आप? ऐसा बोलकर गीतांजलि बहुत रोती है, जिसके बाद झरने से आवाज आती है। अरे आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है झरने से आवाज आ रही है। तभी झरने से आवाज के साथ साथ उस झरने से मेकअप किट गिरने लगती है। बेटा मैं एक जादुई झरना हूँ और मैं सच्चे और अच्छे लोगों की मदद करता हूँ, और तुम क्यों रो रही हो? फिर गीतांजलि उस जादुई झरने को सारी बात बताती है। फिर वो जादुई झरना गीतांजलि को एक मेकअप किट देता है। गीतांजलि ये कोई मामूली मेकअप किट नहीं है, ये एक जादुई मेकअप किट है। तुम इसको लगा करके जो कुछ भी बोलोगी वो चीज तुम्हारे सामने आ जाएगी और जैसा तुम चाहोगी वैसा ही हो जाएगा। गीतांजलि सब कुछ समझ जाती है कि उसे क्या करना है और वो उस झरने का धन्यवाद देकर वहाँ से अपने घर चली जाती है। घर पर गीतांजलि को दोबारा देख मंजू से बोलती है, तुझे शर्म नहीं आती है क्या? माँ ने तुझे मना किया था, फिर भी तू यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर तेरा कौन सा खजाना रह गया है जो तू लेने आई है? ताई मैं यहाँ पर कुछ लेने नहीं बल्कि देने आई हूँ। ताई मैं आज मंजू दीदी के लिए एक जादुई मेकअप किट लेकर आई हूँ। ये मेकअप किट लगाने के बाद
जो कोई भी जो कुछ बोलता है वो सच हो जाता है। इसके बाद मंजू मेकअप किट लगा करके ये सोचती है कि वो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बन जाए। जिसके बाद एक चमत्कार होता है और वो एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। ये देखकर मंजू को बहुत ज्यादा पछतावा होता है और वो सारी बात अपनी माँ को बताती है कि उसने कैसे रिश्ते वाले दिन खुद फोन करके गीतांजलि को बुलाया था। मनोरमा सच्चाई जान करके अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछताती है और वो गीतांजलि से माफी मांगती है। जिसके बाद वो तीनों खुशी खुशी से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे ऐसी ही नई और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।